अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम बात करेंगे जो सप्लीमेंट्री बिल आया है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जो बजट 2022 का आया था। उस वक्त 7E का एक नया सेक्शन लाया गया था, CVT लाया गया था, सुपर टैक्स लगाया गया था। तो ये बात शुरू हो गई थी कि ये किस पे लगता है, किसने देना है, कैसे देना है। ये तो टैक्स जो ऑलरेडी दे रहे हैं उन पे टैक्स लग गया है, गवर्नमेंट ऐसा टैक्स नहीं लगा सकती। लेकिन ये पूरी बातें जो हैं वो चलती रहीं और जो सूरत हाल जो है वो इसी तरह कोर्ट में कोई केसेस गए, कोर्ट ने डिसाइड किया, उसके बाद भी आज भी यही सूरत हाल है। अब जो बाज़ है वो बड़ी अहम ये है कि ना हमारी गवर्नमेंट हुकूमतों ने जो टैक्स सही लगाया, ना कभी कलेक्ट किया। एक फुटाइल एक्सरसाइज है, नोटिस इशू होते हैं, असेसमेंट होते हैं और उसके बाद एक मीगर सा अमाउंट जो है टैक्स में दे दिया जाता है और इसी फुटाइल एक्सरसाइज की वजह से टैक्स निज़ाम आगे नहीं बढ़ रहा। जहाँ भी अगर आप देखें जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं, जहाँ टैक्स का निज़ाम प्रोडक्टिव है, वहाँ पे ना नोटिस हर साल इशू होते हैं, ना वहाँ असेसमेंट होते हैं। लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है तो एक क़यामत आ जाती है। अगर वो कोई ऑडिट का केस आ जाए तो वो टैक्स पेयर के नाइटमेयर होता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, वो एक रूटीन है। उसी तरह हर साल को ऑडिट करते हैं, उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन नहीं होती और जो है साल उसी तरह ख़त्म हो जाता है। और ये जो सूरत हाल है इसी वजह से ये हो गया है कि जब सेल टैक्स का अब हजम जो है वो बढ़ता जा रहा है और आम आदमी पे टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन मराज जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो कि ख़ुद जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो ये पाकिस्तान की टैक्स निज़ाम की सबसे बड़ा बिगाड़ है। अब हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि ये बात बावर करें कि जो टैक्स निज़ाम है उसके लिए टैक्स तो लगना चाहिए उस पर जिसके पास ज़्यादा आमदन हो और आम आदमी को उससे फैसिलिटेट होना चाहिए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की हुकूमतों ने टैक्स सही तौर पे नहीं लगाया, टैक्स का निज़ाम सही तौर पे वज़ा नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरा बिगाड़ है। आज IMF भी जो है ये बात कर रही है कि पाकिस्तान में जो मराहत हैं वो अमीर तबकों को दी जा रही हैं और जो टैक्स आम आदमी है, जो गरीब तबका है, वो बुरी तरह पिस रहा है। ये IMF के जो सदर हैं, उन्होंने खातून सदर हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो ये इसका मतलब उन लोगों को भी इस बात का इदराक है कि हमारे यहाँ कोई ग्राउंड पे कोई बिगाड़ है और हमारे पास सही तौर पर टैक्स निज़ाम पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब ये जानबूझ के नहीं किया गया, इसके पीछे कोई साजिश थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन 75 सालों में सही तौर पर टैक्स निज़ाम जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम IMF की तरफ देख रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक की तरफ की देख रहे हैं और हम कर्ज़ों के तले दबते जा रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है नवीद अंद्रावी साहब ने, उनसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे वक्त में। नवीद साहब, ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त, अगर आप देखें कि ये सप्लीमेंट्री बिल आया है तो इसमें उन्होंने इनकम टैक्स के हवाले से तो जो 2-3 चीज़ें हैं उस पर हम बात करते हैं, लेकिन जब हम फाइनेंस एक्ट 2022 से लेके चलते हैं तो मैंने जैसे कहा अपने इंट्रो में कि 7E आया, CVT आया, सुपर टैक्स आया, तो ये आज 8 महीने हो गए हैं, हुकूमत इस पर तक कोई डिसेसिव हो नहीं सका, कोई कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका। तो किस तरह ये टैक्स लगा के और ना कलेक्ट किया जाता है और चीज़ें लिटिगेशन में चली जाती हैं। आप क्या समझते हैं इसमें क्या बुनियादी ख़राबी है? देखिए अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि जो भी टैक्स लगाया जा रहा है वो इस सूरत में लगाया जा रहा है कि जो आपके सामने नेट में मौजूद है, टैक्स नेट में जो मौजूद है, उसी के ऊपर टैक्स लगाया जाए और उसी से टैक्स वसूल किया जाए। जबकि मेरे नज़रिए में टैक्स लगाना तो सरकार का हक है, मगर उन लोगों के ऊपर भी लगाना हक है जो कि टैक्स नेट में शामिल नहीं हैं। इसकी बहुत आपने पहले भी कहा 75 सालों से हम इसी इशू में लगे हुए हैं कि टैक्स बेस कैसे बढ़ाई जाए, और आज भी हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि टैक्स बेस बढ़ाने का हम कोई तदारुक नहीं कर रहे हैं। बेशक कि हमारे पास ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस आ गई है, हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है, मगर हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और मैं इसके ऊपर और बहस भी कोई नहीं कर सकता, मगर हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अभी आप 7E की बात कर रहे हैं, आप सुपर टैक्स की बात कर रहे हैं, CVT की बात कर रहे हैं, तो वो लोग फंस गए हैं जिन्होंने अपने असासे एमनेस्टी में बाहर के या यहाँ के दिखा दिए, और लोग कहते हैं आप लोगों ने मरवा दिया हमें,
हम तो टैक्स नेट में होते ही नहीं तो अच्छा था। यानी कि अगर आप टैक्स नेट में नहीं हैं, आपने अपनी फॉरेन प्रॉपर्टीज नहीं डिक्लेयर की, तो आपको आज पकड़ को भी कोई नहीं सकता। नहीं आपके पास साहब, क्या ये तो इन्फॉर्मेशन एक आज। किसी ये एक किसी की क्लेम हो सकता है कि वो ये के बात कह रहा है, लेकिन बात ये है कि दुनिया में जितने भी मैंने जो देखे हैं टैक्स निज़ाम, वहाँ पे तो यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा आमदनी है, आपको ज़्यादा टैक्स देना है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जो पाकिस्तान में अगर जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है, अगर उस पर थोड़ा रेट बढ़ जाता है टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का, तो वहाँ पे बड़ा शोर मच जाता है। देखिए, मैं फिर से अर्ज करूंगा कि आप सिर्फ उसी शख्स को या उस लोगों को कर रहे हैं। सुपर टैक्स आपने लगाया, उनकी आमदनी, जिसकी आमदनी इतने से ऊपर है, वो सुपर टैक्स भी दे दें। अब आप देख लीजिए, अगर कंपनीज और जो ऐसे लोग हैं जो सुपर टैक्स में आ रहे हैं और वो 50, 55, 60% की मद में चले जाएंगे, तो वो खुद क्या करेंगे। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस निज़ाम में ये नहीं कह रहा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए कि जो हमारी आमदनी है हमें उस पर टैक्स देना चाहिए, और जो कानून है उसके मुताबिक देना चाहिए। मगर मुझे ये भी नज़र आए कि मेरे साथ वाला जो है उसके पास जो है वो भी टैक्स दे रहा है, और हम सब मिलके टैक्स दे रहे हैं, और किसी के साथ जाती नहीं हो रही है। साथ में मुझे मेरी टैक्स देने के बाद मुझे कोई फैसिलिटी भी मिल रही है। आप बताइए कि एक टैक्स पेयर को क्या फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट। आपके पास ना आज इलेक्ट्रिसिटी है, ना गैस है, ना, और जिस जिस रेट्स पे मिल रही है वो आपको इस पे मजबूर कर रहे हैं कि लोग शायद इस मुल्क को ही छोड़ के चले जाएं। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि लोगों को ये असल में जो अफसोस है या उनको जो उनको इशू है वो ये है कि जो दूसरे लोग हैं उनको नहीं नेट पे लाया जा रहा। जी, लोग बाकायदा लोग कहते हैं कि मैं अच्छा रह गया जो मैंने टैक्स में, और अब अभी भी लोग हैं कि भाई मैंने सेल्स टैक्स में नहीं आना। अच्छा। ये देखिए, ये आज भी मैंने सेल्स टैक्स में नहीं आना, मैं रजिस्टर नहीं होऊंगा, मुझे आप कैश में पेमेंट कीजिए। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं, ये क्या जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो है, या आप समझते हैं लोगों की एक साइकी बन गई है ना देना टैक्स की? जी, साइकी इसलिए बन गई है कि हम जब टैक्स मैनेज ऑफिसर्स के पास जाते हैं, तो वो हमारे साथ वो सलूक करते हैं जो कि शायद अब आज, अब वक्तन वक्तन वो बढ़ता चला जा रहा है कि वो, वी कैन नॉट हेल्प यू। लॉ भी अगर हेल्प कर रहा हो तो दे कैन नॉट हेल्प यू। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं, ये आज जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की थी, नोटिस इशू होते हैं, असेसमेंट होते हैं, और एक मीगा से टैक्स लिया जाता है, तो ये एक रूटीन प्रोसेस है, इससे भी लोग नाला हैं। देखिए, नोटिस, आप अगर आप हर आदमी का हर साल ऑडिट कर देंगे, आपने अभी अपने इंट्रो में ये भी कहा कि बाहर की दुनिया में ऑडिट सिर्फ उस वक्त होता है जबकि इंफॉर्मेशन जो है वो मिस मैच कर जाए, और उसको नोटिस आना, ऑडिट का नोटिस आना या कोई टैक्स की तरफ से नोटिस आना, वो सबसे बड़ी मुश्किल का मामला होता है, यानी कि उसने कोई गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे हर रोज हर साल आपको नोटिस आएगा। हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद आपको और मुझको भी नोटिस आने शुरू हो जाए। सही है। अच्छा नबी साहब, बहुत बात हो रही थी कैश विड्रॉल्स पे टैक्स लगाएंगे, विद होल्डिंग दोबारा रीइंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो हमें सप्लीमेंट्री बिल में नज़र नहीं आया। क्या आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, कैश विड्रॉल हमारी बेसिक इकोनॉमी ही कैश इकोनॉमी है, और हमने आज भी उसको फैसिलिटेट किया है। देखिए, विथ होल्डिंग टैक्सेस से आपकी टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी या आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। सही है। आपका टैक्स बेस बढ़ेगा जब आप अपने जो आइडेंटिफाई, ये मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि किसके पास कितनी गाड़ी है, किसके पास कितने प्लॉट्स हैं, किसने कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर सफ़र किया, किसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, किसके पास कौन सा का खर्चा करने, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है। अगर आप इसको कोऑर्डिनेट करके, कोरिलेट करके, अगर आप नोटिस नहीं डालते और आप ब्रॉडनिंग जो टैक्स नेट में नहीं है आप उसको नहीं करते, तो फिर आप, may be something which is being done, but apparently I do not see it is being effectively done. तो आप क्या देखते हैं, ये कानून लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, या डिलिबरेटली नहीं लाया गया ये? आप कैश विड्रॉल्स की बात कर रहे जी, हैं? वो जो टैक्स का इन्होंने कहा था कि खबर आ रही थी लगेगा उस पर विड्रॉल पे, लेकिन फिर लगाया नहीं गया।
देखिए इस पे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, मगर अगर आएगा तो अभी आपके पास काफ़ी वक्त है, आपके पास फाइनेंस एक्ट भी आने वाला आना है अभी, तो ये तो सप्लीमेंट्री बिल है। और हम्म। इसमें जो सुनने में आ रहा था सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर किया, तीन चीज़ों के ऊपर किया है, और वो ज़्यादा नहीं है। एक तो वो आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के और अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स की जी विदहोल्डिंग के हाँ, ऊपर विदहोल्डिंग कर दिया। जी आपने टैक्स लगा दिया। में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हु विल डिटरमिन दी, उसकी मार्केट वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? जो आदमी खरीद रहा है, हाउ कैन ही डिटरमिन द मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू? तो ये इससे पता नहीं रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि सेल परचेज, आई हैव नो आइडिया हाउ इट विल वर्क नहीं देखें, आउट। रेवेन्यू का इशू नहीं है, लेकिन बहुत ये ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आती थी एफबीआर को, तो विदहोल्डिंग चेक 1 रुपए की भी हो तो नज़र आने लगेगी कि ये कोई एक्टिविटी हुई है यहाँ पे। देखिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो उसको पकड़ने का तरीका और भी था। जब भी ये ट्रांजैक्शन होती है, बाइंग सेलिंग होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की या अनलिस्टेड कंपनीज की, तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के पास वो इमीडिएटली इंफॉर्मेशन जाती है। अब अगर हम उनसे वो इंफॉर्मेशन लेके अगर उसके ऊपर काम करना चाहें तो विदहोल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं और आप कर सकते हैं। और आप फिर ऑफिसर जो हैं, जो एफपीआर है, वो खुद डिटरमिन करे व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। अब बट हाउ विल अ बायर और अ अल्टीमेटली नबी सेलर? साहब, इस पर टैक्सेबिलिटी तो है ना, एग्जिम्पशन तो है नहीं, तो अल्टीमेटली वो नहीं जी, एडजस्टेबल अगर होगी तो आपके ख्याल में उससे भी फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं, मुझे इससे कोई नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि ये एक ऐसी चीज़ कर दी गई है कि जिससे कि शायद जो सेल और परचेज शायद, और कितनी बड़ी इकॉनमी में ये बाइंग सेलिंग हो रही है, और मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ये एक और रुझान है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ कोई ना जाए, ओके। जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक हमने है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप करना है तो जो कि रेगुलराइज और ठीक है। ठीक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर होगा, हम उसको हटा रहे हैं। मेरी ठीक है, आपकी सिर्फ बात आ एक गई नबी साहब। ये फंक्शंस पे जो गैदरिंग पे जो लेके आए विदहोल्डिंग टैक्स को, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये फिर वही बात है, इन आउट इन आउट। पहले आपने लगा दिया, फिर आपने छोड़ दिया, आपने कहा जी ये तो ठीक नहीं था और ज़रूरी नहीं था, और आप आज फिर लगा रहे हैं। देखिए फंक्शंस के ऊपर लगाना, बिल्कुल लगाना चाहिए फंक्शंस के ऊपर। अगर गैदरिंग हो रही है और अब आपने उसकी एलेब्रेशन और कर दी है, आपने मैरिज हॉल कर दिया है, मार्की कर दिया है, होटल कर दिया है, रेस्टोरेंट कर दिया है, और आपने इसमें अब आप ये भी कर रहे हैं कि जो जो आपके अदर दिन आपकी इसमें है मीटिंग्स, खाली वो नहीं है इसमें सेमिनार जो होगा। अगर आपकी टैक्स बार कोई आप सेमिनार करती है, तो उस किसी जगह पे सेमिनार करती है, होटल में नहीं, करती है, लेकिन तो उसके ऊपर इसको भी टैक्स पहले लगेगा। भी पहले भी इस पे से कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, तो अभी भी उसका कोई मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया, कलेक्शन होगी कैसे? देखिए मैकेनिज्म, मेरा अनुर साहब आपसे यही गुजारिश है कि मैकेनिज्म यही है कि जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, वो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो फील्ड फॉर्मेशंस में अवेलेबल है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटराइज्ड डेटा अवेलेबल है, नादरा के पास अवेलेबल है, आप उसको बेस बना के आप एक दफ़ा स्टार्ट कीजिए और पॉजिटिवली उसको लेके चलें। इकोनॉमी की बेस बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत और शुक्रिया नबी लोग साहब। टैक्स आपने देने, हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे मेहमान से बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे मेहमान बात कर रहे थे कि अगर जो डेटा आपके पास मौजूद है एफबीआर के बाद, उस पर ही सही तरह काम किया जाए तो इकॉनमी का बेस बढ़ाया जा सकता है। हमें ज्वाइन किया है अदनान मुफ्ती साहब ने, सेल टैक्स एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं जो सप्लीमेंट्री बिल आया, फाइनेंस बिल आया है, उसमें जो सेल टैक्स हवाले से 17 से 18% हुआ है, उसको उसके कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान। अदनान, जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वक्त का। अदनान, ये हम बात कर रहे हैं कि एक तो पहले कन्फ्यूजन ये था कि एक एसआरओ आ गया जब फाइनेंस बिल नहीं आया था, तो अब लोग अभी तक ये परेशान हैं कि उनको किस दिन से किस रेट पे अपनी इनवॉइस रेज करनी है, और जो ये 17 से 18% किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए अनवर, दो बातें हैं। पहली बात जो आपने कही है कि एसआरओ 179 की, देखिए हमने इसको स्टडी किया है और हमारी ये बड़ी कंसिडर्ड व्यू है, बल्कि हम ये सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि और भी टैक्स एक्सपर्ट्स की राय यही है कि ये एक इलीगल स्टेप था, और ये एसआरओ इशू करने का जवाब भी नहीं है और ना पावर है फेडरल गवर्नमेंट की कि वो 17 से 18 कर दे।
और अगर फर्ज करें कि इसको मान भी लिया जाता है कि जी हाँ गवर्नमेंट का पावर है और गवर्नमेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की है, तो फिर अगर जो आप भी ये बात बहुत बेहतर जानते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर होती है फिर उसमें पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिस दिन उन्होंने 17 से 18 किया है सेक्शन 3 में चेंज करते हुए, उसी दिन शाम को इन्होंने मनी बिल भी इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके अंदर भी इन्होंने सेक्शन 3 में चेंज कर दिया 17 से 18। तो सवाल ये आता है कि अगर के गवर्नमेंट के पास पावर थी तो उन्हें पार्लियामेंट से ये अप्रूवल लेने की जरूरत क्या थी? तो इससे वाज़ेह ये होता है कि सेक्शन 3 में चेंज करना जो है इनकी पावर नहीं थी। इन्होंने कुछ जरूर इस पे जिसको कहते हैं कि कोशिश की है लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन पर बेस करते हुए उसकी स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए, मगर बहरहाल वो उनको सूट नहीं करता है। और ये हमारा ये ओपिनियन ये है कि ये 17% ही रेट है आज भी, और जब तक सदर इस पे यानी कि कौमी असम्बली से सेनेट अप्रूवल के बाद एसेंट जब तक सदर की नहीं आएगी जब तक ये रेट 17 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन आज जो ये जो सूरत हाल है थर्ड शेड्यूल की, इससे आप क्या देखते हैं कि पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिडिल ऑफ द ईयर में एग्जामिशन लेके आ गए तो फिर उसके बाद नोटिस की भरमार हो जाती थी, तो क्या ये इसी तरह का एक आप सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए SBR के पास भी जिसको कहते हैं कि मतलब इस कतई नजर इस बहस से कि क्या चीज लीगल थी क्या नहीं थी, मगर अगर SBR को ये कहा जाए कि जी आपने इतने, अब आपका पहले टारगेट ये था और आज टारगेट आपका ये और इतने 4 महीने या 5 महीने रह गए हैं तो उसमें आपने इतने करने हैं पैसे मजीद, तो वो उसके अलावा और क्या करेंगे? सही है। तो उन्होंने जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया, और ऑब्वियस बात है वो अपने जो भी उन्होंने स्टेप लिया है उसको फोर्टिफाई करने के लिए उसके ऊपर वो भरपूर एक्शन लेंगे। और मेरे ख्याल में इसी बात को सामने रखते हुए जो हमने चारों तरफ चीजें देखी हैं, बहुत लोगों ने इस बात को पता नजर इस बात के कि ये एक इलीगल स्टेप था, लोगों ने 18% रेट कर दिया है ऑलरेडी। सही है। तो अब वो जो कलेक्शन ज्यादा हो रही है वो तो सेल टैक्स का लॉ है कि अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाएगा ही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। ठीक। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 17 से 18 के जो अब ये पूरा एक्सरसाइज हो रही है, तो ये आप भी एंटिसिपेट करेंगे, स्टॉक की डिटेल मांगेंगे, सारी चीज़ें मांगेंगे, तो ये पूरी एक एक्सरसाइज दोबारा शुरू हो जाएगी? ना सिर्फ ये एक्सरसाइज शुरू होगी बल्कि खास तौर पे जो इसमें एक कैच है वो ये है कि जो थर्ड शेड्यूल के आइटम्स है उस पे SRO साइलेंट है, जो कि पहले भी साइलेंट था क्योंकि उसकी पावर गवर्नमेंट की नहीं थी, उन्होंने मनी बिल के अंदर ली है वो। मगर बहुत सारे लोगों ने डरते हुए कि पता नहीं कल कला को नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, उन्होंने थर्ड शेड्यूल के आइटम्स पर भी प्राइसेस बढ़ा दी है। तो चूंकि उन्होंने जिन लोगों ने नहीं बढ़ाई होंगी, यकीनन SBR उनसे स्टॉक की डिटेल्स लेगा या एडजस्टमेंट जो डेबिट क्रेडिट नोट से हो रही होंगी, ये सारी चीजें बहरहाल जो हर साल हम देखते हैं ऐसी सूरत हाल में वो चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। अच्छा, उन्होंने कहा था लग्जरी आइटम से भी सेल टैक्स बढ़ाएंगे, तो वो कोई नजर नहीं आ रहा फाइनेंस बिल में? देखें वो फाइनेंस बिल में अनवर यूं नजर नहीं आ रहा क्योंकि जो रेट हायर करने की पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास एक पर्टिकुलर प्रोविजन मौजूद है, वो कर सकते हैं। और ये मेरी दानिश में गवर्नमेंट इंतजार कर रही है जिस दिन सदर साहब इसको एसेंट देंगे उसी दिन फेडरल गवर्नमेंट कुछ आइटम्स की लिस्ट निकाल देगी जो ज्यादातर इंपोर्ट ओरिएंटेड हैं, जिन पे रेट जो है ना वो 18 के बजाय वो 25 करने वाले हैं, जो अब तक हम तक इतला पहुंची। अच्छा, ये जो 18% है इससे महंगाई भी आपके ख्याल में बढ़ेगी और जो लोग ऑलरेडी महंगाई में दबे हुए हैं वो उनके लिए और मुश्किलात होंगी? शदीद तौर पर महंगाई बढ़ने वाली है और ये कि बहुत ही गलत फैसला है ये रिग्रेसिव टैक्सेशन जो हो रही है। और मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है और इनके पास कोई हल नहीं है। मतलब ये काम तो मेरे ख्याल में 2+2 बड़ी इजी मैथमेटिक्स है कि आप 17 से 18 कर दें, 18 से 20 कर दें, 25 कर दें। कोई इनके पास हल नहीं है कि कोई एक्सपेंडिचर कट किया जाए, कोई लूप होल्स कम किए जाएं, जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है उनको बेचा जाए, अपनी मतलब गवर्नमेंट अपना हाउस एंड ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियंस का, एक्सेट्रा जुडिशरी हर जगह ये मौजूद है, इनको कम किया जाए। आप आवाम से कब तक आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसका बर्डन उठाएंगे? देयर विल बी बैकस्लैश एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज फोर्थ कमिंग।
सही। अच्छा, ये बड़ा अब पास में तो बहुत बातें होती रही कि सेल टैक्स पे से रेट कम कर दिया जाए, इसको सिंगल डिजिट में ले आया जाए। जब भी बात होती थी तो ये जो हुकूमत वक्त होते थे वो कहते थे कि इससे हमारा बड़ा रेवेन्यू का लॉस होगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है या इस पर काम करने को कोई तैयार नहीं है? असल में बात यह है अनवर, जब सिंगल रेट करेंगे ना, ये सिंगल रेट कर देंगे या सिंगल डिजिट कर देंगे, तो इनको डेफिनेटली रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो नजर आएगा, जो कि यकीनन होगा बहुत बड़ा, उसके लिए इनको वो फिल करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी ये होगा कि ये तो नॉन टैक्स सेक्टर्स जो हैं उनको टैक्स नेट में लाएं। और दूसरी बात ये कि एनफोर्समेंट को बेहतर करें। आज पोजीशन ये है कि एफबीआर के पास कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। आप ये देख लें कि ऑडिट्स के नतीजे में या जो ये लोग एक्सरसाइजेस करते हैं उसके नतीजे में रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है जी, और जो जनरली वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं या विदहोल्डिंग्स हैं उससे कितना होता है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास चूंकि सरकारी मशीनरी है और इनके कलम में गवर्नमेंट कानून ने ताकत दी हुई है तो रेवेन्यू बन रहा है। मगर इनकी जिसको कहते हैं अगर केपीआईज बनाए जाए जैसे प्राइवेट सेक्टर के होते हैं कि नए रजिस्ट्रेंट्स से आपने कितना टैक्स इकट्ठा किया, तो मेरे ख्याल में बात कल उस वक्त खुल जाएगी। सही है। तो आपके ख्याल में ये इस पे जो है अगर प्रॉपर तौर पे एक्सरसाइज की जाए तो मेरे ख्याल में रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा? बहुत पॉजिटिव आएगा अनवर, बहुत पॉजिटिव आएगा। आप यूं एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे सामने जो रिसेंट जो एक्सपीरियंस है वो गल्फ कंट्रीज का है, जहां वैट आया है, उन्होंने 5% शुरू किया, सऊदीया ने तो 15 कर दिया है, और वो अक्रॉस द बोर्ड है। कानून बहुत छोटा सा है, वहां कोई अपील वगैरह के और ये लिटिगेशन के कोई प्रोविजंस नहीं है, और अक्रॉस द बोर्ड है, कोई एग्जम्पशन इस तरह से नहीं है। 2 4 5 है तो आपने कानून छोटा रखा और अक्रॉस द बोर्ड किया है, रेवेन्यू बहुत आ रहा है वहां। आप भी ये करें। अगर आपने इतने डिस्टॉर्शन और प्लस इतनी पेचीदगियां हैं कवानीन में कि लोग उसका जानबूझ के भी फायदा उठाते हैं और गलती से भी अगर वो इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने फेवर में, तो उस पर हमारे यहाँ ना एंडलेस लिटिगेशन हो जाती है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये तो बहरहाल हमें कवानीन का बदलना ही पड़ेगा। ये इस तरह से तो ये चल नहीं सकेगा। अच्छा, जब ये रियल टाइम इनवॉइसेस का आया था तो हम लोग ये समझते थे कि बड़ा फ्लरिश करेगा सेल टैक्स का निज़ाम, लेकिन वो उस स्पीड से आगे नहीं जा सका। बल्कि मेरे ख्याल में ये तो वही चाल चल रहा है, जब फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस चलती थी तो रियल टाइम इनवॉइसेस का कोई फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है? अनवर, मैं आपको एक दिलचस्प सूरत हाल बताऊं कि मैंने एक ऐसा केस देखा है थोड़े दिन पहले जिसमें रियल टाइम बेसिस पर एक बहुत बड़ी रिटेल चेन इनवॉइसेस करती रही, रियल टाइम बेसिस पर पीओएस लगा हुआ था, और 8 महीने 10 महीने तक वो टैक्स वो लेकर पॉकेट करते रहे और एफबीआर को पता ही नहीं था, ना उन्होंने कोई नोटिस किया। अच्छा, तो मेरे ख्याल आप ये समझ रहे कि उससे भी पूरी तरह इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा? नहीं, उस पर भी नहीं हो रहा। और मैं बताऊं आपको, रिसेंटली अगर आप देखें तो शुगर इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इस पे वो है, ये भी ज्यादा परेशान है। पहले इन्होंने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लाए थे, उसके अंदर भी पेचीदगियां हैं। वो जो सिस्टम एफबीआर ने बताया था, हमें शुगर इंडस्ट्री से पता लगा है कि जो एफबीआर ने बंदूक की नोक पे ये काम करवाया था, एग्री करवाया था, अब वो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो काम ही नहीं कर रहे हैं उस तरीके से, और वो टोटल वो भी फेलियर हो गई है। तो मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है पूरे सिस्टम को, रीहॉलिंग जी, बहुत ओवरऑलिंग की जरूरत है, और असल में माइंडसेट की जरूरत है। ये इस्लामाबाद में बैठकर और कमरों में बैठकर और फैसले कर देना कि इसको 25 को यूं कर दो और 20 को यूं कर दो और टिंकरिंग कर देना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये चीज, इससे अब कुछ होने वाला नहीं है मेरे ख्याल में। आई थिंक जो सिचुएशन हमारे सामने है वो बहुत अलार्मिंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान मुफ्ती हमारे साथ मौजूद थे। आज अंदाज में कह रहे थे कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको कमरों से निकल के बाहर सोचना पड़ेगा और ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम करना पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि हुकूमत को तो हुकूमत कहती है ग्रांट लोगों को बताने के लिए, लेकिन वो ग्रांट नहीं होती, वो कर्जा होता है। और जब हम टैक्स डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे अमीरों से टैक्स लिया जाता है, मुतवसत तबके को, और गरीबों को दिया जाता है। पाकिस्तान में मुतवसत तबके से टैक्स लिया जाता है और जो है वो अमीरों को दिया जाता है और गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये पूरे निज़ाम की बिगाड़ है और इसको सही होने की ज़रूरत है और इसको रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है। अगर ये रीडिज़ाइन होगा तो ये प्रोडक्टिव भी होगा और आम आदमी के लिए बेनिफिशियल भी होगा। अब आप देखते हैं लोन लिया जाता है और वापस किया जाता है। वापस कैसे किया जाता है? जो भी आप टैक्स दे रहे हैं उससे वापस किया जाता है। तो क्यों ना आप अपना ड्यू टैक्स सही दें। हमें इस प्रोग्राम को यहाँ क्लोज़ करना है। हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत जब तक नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान का टैक्स
सिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, और डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह ने के बाद।